हो चुका है कि लाल सागर में, रेड सी में क्या होगा। हुती के ऊपर, सोमालिया के लुटेरों के ऊपर एक्शन लेने के लिए अमेरिका 20 देशों के साथ मौजूद है, जो लगातार यमन के ऊपर अटैक कर रहा है। लेकिन अब खबर सामने आई है कि रूस, ईरान और चीन मिलकर रेड सी में एक बड़ा सैन्य अभ्यास करने वाले हैं। 20 देशों की नेवी मौजूद है, हिंदुस्तान के 3 वॉरशिप मौजूद हैं, वहां पर पाकिस्तान की नेवी की मौजूदगी है। इस बीच एक बड़ा सैन्य अभ्यास क्या संकेत दे रहा है, इसे भी आगे डिकोड किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल कि एलओसी के उस पार पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर पहुंचते हैं और वहां से गीदड़ भभकी देते हैं। कश्मीर को लेकर वो एक विवादास्पद बयान देते हैं। तो क्या पाकिस्तान के जो चुनाव हैं वो बिना कश्मीर के नहीं हो सकते हैं? कई सवाल जिनको समझने की आज जरूरत होगी, लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ। एलओसी पर पहुंचे पाक आर्मी चीफ की गीदड़ भभकी। भारत का कश्मीर पर कब्जा शांति के लिए खतरा, मुनीर बोले। मुनीर के दौरे के बाद बढ़ सकते हैं आतंकी हमले। एलओसी पर पहुंचे पाक आर्मी चीफ की गीदड़ भभकी। भारत का कश्मीर, मुनीर के दौरे के बाद बढ़ सकते हैं आतंकी हमले। एलओसी पर पहुंचे पाक आर्मी चीफ की गीदड़ भभकी। भारत का कश्मीर पर कब्जा शांति के लिए खतरा, मुनीर बोले। एलओसी पर पहुंचे पाक आर्मी चीफ की गीदड़ भभकी। भारत का कश्मीर पर कब्जा शांति के लिए खतरा, मुनीर के दौरे के बाद बढ़ सकते हैं आतंकी हमले। बिना इमरान खान पाकिस्तान में होने जा रहे चुनाव। भारत का कश्मीर पर कब्जा शांति के लिए खतरा है, मुनीर के दौरे के बाद बढ़ सकते हैं आतंकी हमले। बिना इमरान खान पाकिस्तान में होने जा रहे चुनाव। ग्राफिक्स के जरिए जल्दी से जानकारी दे दें, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। सरहद पार भी चलेंगे, वहां से वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एलओसी पर पहुंचे जनरल मुनीर। एलओसी पर हो सकते हैं आतंकी हमले। सबको पता है कि जब वो आईएसआई के चीफ थे तो उस वक्त पुलवामा हुआ था। कई सवाल है जहन में जिनको समझना होगा। ड्रोन की मदद से भी हमले की संभावना है। भारत के खिलाफ उगला वहां से जहर, कहा कि भारत का कश्मीर पर कब्जा अवैध है, मुनीर कहते हैं। नेक्स्ट ग्राफिक्स। भारत शांति के लिए बड़ा खतरा है, यह मुनीर को लगता है। भारत की एजेंसियां पाकिस्तान में घुस चुकी हैं, यह डर जनरल मुनीर के अंदर। पाक में घुसकर भारत की एजेंसियां लोगों की हत्या कर रही हैं, यह मुनीर भी दावा कर रहे हैं। नेक्स्ट ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा। बिना इमरान खान चुनाव पाकिस्तान। जेल में बंद इमरान खान। साइफर केस में 10 साल की जेल, तोशखाना केस में 14 साल की जेल, 10 + 14 24 साल यही हो गए। अवैध शादी की में 7 साल की जेल, 24 7 अगर आप जोड़ देंगे तो लगभग 31 साल के आसपास जो है वो जेल इमरान खान को हो चुकी है। पीटीआई को चुनाव से पहले खत्म कर दिया गया है। नवाज शरीफ पर मेहरबान है मुनीर, इस वक्त साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। इमरान खान के विरोधी रहे हैं मुनीर। बिना पीटीआई आसान है नवाज की राह। अमेरिका को पाक में हिंसा की आशंका है और अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हम पाकिस्तान के चुनावों पर गहरी नजर बनाकर रखेंगे। बड़ा अहम मुद्दा है, 2 मुद्दे पाकिस्तान से जुड़े हुए, दोनों को समझने की कोशिश करेंगे हम। तो 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल टीपी त्यागी, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वीर चक्रा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। सबसे पहले धन्यवाद, जय हिंद। शुक्रिया सर। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप अलूने जी, आपका भी शुक्रिया। और सरहद पार से हमारे भाई काशिफ मीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ मीर, जय हिंद। चलिए, जय पाकिस्तान, जय हिंद।
कभी हिंद का हिस्सा थे आप भी, और उम्मीद होती, खुशी होती है अगर बोल देते जय हिंद। चलिए काशिमीर भाई, चर्चा की शुरुआत आपके साथ ही मैं करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि मुनीर वाले इस पे अगर मैं आपसे जवाब चाहूंगा तो आपको अपनी लिमिटेशन में ही जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर सेना का क्या सलूक आप लोगों के साथ होता है। मैं इमरान वाले मुद्दे पर आपके साथ आता हूं सर। जो 8 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं, क्या वो वाकई में इलेक्शन है या सिलेक्शन है? सब इलेक्शन है या सिलेक्शन है, बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ का आना फिक्स है, जनरल मुनीर ने हाथ रख दिया है। काशिमीर भाई देखें, इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ नाम की हद तक की है, और जो खासकर जो सिविल डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं तो उसकी बहुत सी लिमिटेशंस हैं। और जो सिविल जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडरशिप है, उनके पास स्पेस बहुत कम है, क्योंकि एक हाइब्रिड निजाम है पाकिस्तान के अंदर, और एक हाइब्रिड हुकूमत होती है, क्योंकि स्टेट के ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है। इस पर कोई दो राय नहीं है, और ये कोई ढकी छुपी बात किसी से नहीं है, और हम भी इसको कोई ढकी छुपी नहीं रखेंगे। पाकिस्तान में जो 2018 में इंतखाब हुआ था, ये उससे भी बदतरीन इंतखाब होने जा रहे हैं। अभी 2 दिन बाद इंतखाब है जी, और ये इलेक्शन डे है, लोग भी वोट डालने के लिए आएंगे। लेकिन जिस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि लोगों को, पॉलिटिकल पार्टीज को इंडिपेंडेंटली इलेक्शन में नहीं आने दिया गया। मुल्क की एक सबसे बड़ी जो बड़ी मकबूल जमात थी, उसको इलेक्शन से ही आउट कर दिया गया, उसकी लीडरशिप को बंद किया गया। और इवन कि आज जब मैं यहाँ इस्लामाबाद से आपसे बात कर रहा हूँ, तो आज भी जो उस जमात से मुंसलिक जो लोग थे, जो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से नेशनल असेंबली और जो सूबाई असेंबली है उसमें हिस्सा ले रहे हैं, तो कई लोगों को आज भी, उन उम्मीदवारों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। इसी तरह से जो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नवाज है, वो अपनी अपनी कैंपेन गुज़िश्ता 1 माह से कर रही हैं, बड़ी एक्टिवली कर रही हैं। लेकिन जब हम देखते हैं बलूचिस्तान की तरफ, हम देखते हैं फाटा की तरफ और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, तो वहां की जो बहुत सी जो छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उनको भी कोई बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है। वहां पे दहशतगर्दी के हमले हुए, कई जगहों के ऊपर लोग शहीद हुए, मारे गए, कुछ उम्मीदवार भी मारे गए। तो इस वजह से हम ये देख सकते हैं कि इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है जो पाकिस्तान में, वो भी एक इंतहाई सतह के ऊपर है। दूसरी तरफ इंतखाबात होने जा रहे हैं, और पाकिस्तान में इंतखाबात इन होने का जो क्रेडिट है, वो यकीनन जो इस वक्त पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको जाता है। इसलिए कि हमें ये लग नहीं रहा था कि ये इंतखाबात उन्हें दिए जाएंगे, बल्कि जो एक टेक्नोक्रेट जो गवर्नमेंट है, लग ही रहा था कि ये साल, 2 साल, 2.5 साल ये कंटिन्यू करेगी। लेकिन इंतखाबात का प्रोसेस होना भी हम ये समझते हैं कि जो सिविल स्पेस है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक प्रोसेस जरूर होना चाहिए। लोग इंतखाबात में जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं भाई बीच में टोक रहा हूं। मैं पीटीआई को लेकर सवाल पूछना चाहता था। जिस प्रकार इमरान खान को सजा पर सजा, सजा पे सजा, शाह महमूद कुरैशी को सजा के ऊपर सजा, पीटीआई का सिंबल छीन लिया गया, पीटीआई के तमाम लीडर्स को कईयों को अंडरग्राउंड कर दिया गया, कई बेचारे निर्दलीय लड़ रहे हैं। क्या हम ये मान के चलें कि पीटीआई जो एक बड़ी पार्टी के तौर पे उभर के सामने आई, जिसके पीछे लोग खड़े हो रहे थे और माना जा रहा था कि एक वाकई में पाकिस्तान के अंदर एक डेमोक्रेसी ला सकती है और सेना सरकार का कहना माने ये कर सकती है, क्या उसका वजूद खत्म अब इसके बाद? कासिमीर देखिए, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज उतनी मजबूत नहीं है कि जितनी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरशिप है जी, वो बहुत मजबूत है। हम मुस्लिम पार्टीज की लीडरशिप को जब देखते हैं, चूंकि उन लोगों की बुनियाद के ऊपर पार्टीज चल रही हैं, यहाँ पे कोई वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह की पॉलिटिक्स नहीं होती कि एक पार्टी राइट की है, एक लेफ्ट की, ऐसे नहीं है। तो पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक इमरान खान मौजूद हैं, वो जेल में हूं या बाहर हूं, जब तक वो हयात हैं, तो ये पार्टी कभी खत्म नहीं होती। और पॉलिटिकल जो पार्टीज है या लीडरशिप है, ये जेलों में जाने की वजह से या पाबंदियों का शिकार होने की वजह से ये खत्म कभी नहीं होती। ठीक है, ये खुशगुमानी हो सकती है, पार्टीज को खत्म किया जा सकता है, ये निखर के और सामने आती है जी। लेकिन यहाँ पे ये जो बात कि इमरान खान के दौर में ये लग रहा था कि शायद जो सिविल स्पेस है वो बढ़े,
लेकिन देखें, जहां पे एक सिविल स्पेस की बात होती है, तो जहां पे एक कंट्रोल्ड निजाम होता है, एक हाइब्रिड निजाम होता है, तो उससे आपने स्पेस जबरदस्ती नहीं ली जा सकती किसी भी ताकत से। जी। आपने पॉलिटिकली मूव तो स्पेस लेनी होती है। तो जो टकराव की पॉलिसी थी, उससे कोई भी पाकिस्तान में इत्तेफाक नहीं करता कि आप अपने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर लोगों को उभारें, वहां पे हमले कराएं। इसको भी सपोर्ट नहीं किया गया। ठीक है काशिमीर भाई, मैं आऊंगा, लेकिन मैं अपने गेस्ट के पास जाने से पहले दाद दूंगा आपको, क्योंकि जिस प्रकार से आपने हौसला दिखाया और सच बोलने की काबिलियत दिखाई, आजकल ये बहुत जरूरी हो गया, खासकर पत्रकारों के लिए। चलिए कर्नल टीपी त्यागी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। इलेक्शन नहीं, वहां पर सिलेक्शन होने जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि जिस पर जनरल मुनीर हाथ रख देंगे वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होगा। और फिलहाल तो तस्वीर ऐसी ही नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और गृह मंत्री हो सकता है या विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो फिर नजर आए। बिल्कुल, और मैं भी, जैसे आपने तारीफ की, मैं भी पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार की तारीफ करता हूं। सच बोलने की हिम्मत, बिल्कुल। अब आज तक मैंने जितने भी चैनल्स के ऊपर हमने बातचीत की है, वहां से जो पाकिस्तान के पत्रकार आए, उनकी जो वॉइस होती थी, वो वॉइस कुछ हद तक सही मान सकते हैं, लेकिन 90% वो वॉइस हिंदुस्तान के खिलाफ होती थी और पाकिस्तान की बात को बड़ा चढ़ा के होती थी, सही बातें नहीं बताई जाती थी। इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। अब यहाँ से एक बात समझिए, हालांकि पाकिस्तान की जो फौज है, उस फौज का इतना बुरा हाल पहले कभी नहीं हुआ जितना पिछले कुछ समय में हुआ। हालांकि इसकी शुरुआत खुद नवाज शरीफ ने की थी लंदन से, लेकिन वो तो फिर न पड़ गए। और इधर इमरान खान ने सीधे सीधे मना कर दिया ISI के हेड के चुनाव पे, और पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट हो गए, और जिसका वो नतीजा भुगत रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी की पॉलिटिक्स के अंदर भयंकर इंटरफेरेंस है। अब चूंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, तो अब आप इमरान के लफ्जों में सुनिए वो क्या कहते हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है, इसका खमियाजा सबसे ज्यादा पाकिस्तान की आर्मी को भुगतना पड़ेगा, चूंकि पुराने और नए नेता उनके खिलाफ, वहां की आवाम उनके खिलाफ। और जब उनकी आवाम देखती है कि वो तो खाने को मजबूर, और पाकिस्तान की आर्मी के लिए 12.5% का बजट और प्लस उनके जनरलों के पास हजारों बीघे जमीन, और वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और बाहर जाके बच जाए, तो आदमी कब तक उस गुस्से को छुपा के रखेगा। वो गुस्सा गले तक आया हुआ था, लेकिन अब जब वो दाने को मोहताज हो गए तो ये गुस्सा खुल के सामने आएगा। अब इमरान खान दूसरी बात कहते हैं कि आर्मी कमजोर होगी पाकिस्तान की। कमजोर होने के बाद जो पाकिस्तान के न्यूक्स हैं, यानी कि न्यूक्लियर हथियार हैं, वो न्यूक्लियर हथियार हो सकता है या तो वो आतंकियों के हाथ में पड़ जाए या उनको डी न्यूक्लियराइज कर दिया जाए। जैसे सोवियत यूनियन का जब फ्रेगमेंटेशन हुआ था, तो यूक्रेन के सारे न्यूक्लियर हथियार रशिया के पास चले गए थे। और वो फिर एक लाइन और बोलते हैं कि लिख के रख लो। मैं इमरान बोल रहा हूं कि उसके बाद क्या होगा कि बलोचिस्तान हो या सिंध हो, लोग तैयार बैठे हैं, इनका फ्रेगमेंटेशन होगा। और एक बात और, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अगर आर्मी ने अपने फौज के दम के ऊपर वहां अत्याचार किया, मगर वो अत्याचार नहीं चल पाया और वहां बांग्लादेश बन गया, तो बलोचिस्तान में वो वैसे डोसाइल लोग नहीं है जैसे बांग्लादेश में थे। यहाँ पे मार्शल लेस है, लिहाजा इसका फ्रेगमेंटेशन होगा, ये इमरान का कहना है। लेकिन इमरान खान ने सर, कर्नल टीपी त्यागी सर, इमरान खान को मैंने भी सुना, लेकिन ये इमरान खान ने कभी नहीं कहा कि मुझे भी जेल जाना पड़ेगा और अदालतें भी मेरे खिलाफ फैसला देंगी। नहीं, तो ये इमरान खान को नहीं कहा था मुझे जेल जाना पड़ेगा। मैंने तो नहीं कहा ये, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इमरान खान ने कि पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है, ये मैंने कहा। अब जहां तक इस इलेक्शंस की बात है, अब कितना घुमा फिरा के बात करते हैं, क्या कोई रॉकेट साइंस नहीं है? क्या दिखाई नहीं देता कि पहले एक रास्ता बनाया गया कि नवाज शरीफ को इंग्लैंड से यहाँ बुलाया जाए, फिर रास्ता बनाया गया कि उसके ऊपर जो चुनाव लड़ने के ऊपर प्रतिबंध था, जो
मुकदमे थे उन्हें हटाया जाए। फिर रास्ता बनाया गया कि इमरान को लाइन से अलग किया जाए जो उन्हें टक्कर दे सकते थे, और फिर ऊपर से अमेरिका का एक सॉफ्ट हैंड, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिसीज में कुछ ना कुछ दखल अमेरिका का अवश्य होता है और वो इमरान के खिलाफ है। लिहाजा अब ये दिखाई दे रहा है कि फौज वो ही करेगी जो उसने 2018 में इमरान खान के साथ किया था, और पत्रकार महोदय ने बिल्कुल सही कहा कि 2018 से भी ज्यादा इस दफा आपको इसमें साइड लेना दिखाई देगा, सीधे सीधे नवाज शरीफ को आगे लाना दिखाई देगा। ठीक है, ये चलिए, सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं है। चलिए, डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने एक अहम सवाल, जिस प्रकार से रेड कारपेट नवाज शरीफ के लिए बिछाया गया, एक सवाल उठता है कि लगभग कंफर्म है कि नवाज शरीफ सत्ता में लौटेंगे, लेकिन मैं भारत के लिहाज से अगर समझना चाहूं, जिस प्रकार से कभी प्रधानमंत्री मोदी और नवाज शरीफ के बीच रिश्ते थे, प्रधानमंत्री मोदी का वहां पे पाकिस्तान जाना, नवाज शरीफ से मिलना, वो शॉल, तमाम घटनाएं, जब प्रधानमंत्री ने मोदी ने शपथ ली, नवाज शरीफ का आना, कई चीजें हैं। तो क्या नवाज शरीफ अगर सत्ता में लौटते हैं, इमरान खान के वक्त जो टकराव था, क्या हम उससे हटकर एक तस्वीर देख सकते हैं, या फिर फैसला रावलपिंडी ही करेगी? देखिए, जिस प्रकार से पाकिस्तान में सैन्य नियंत्रित जो चुनाव हो रहे हैं जी, और जो मुनीर का जो बयान भी आया है एलओसी पर आके, तो उनका बहुत स्पष्ट संदेश है कि पाकिस्तान में चुनाव चाहे जो हो, चाहे जिस पार्टी की सत्ता बने, लेकिन सेना के नियंत्रण में उसको रहना होगा। ओके। और ये इतिहास रहा है कि वहां के जो राजनीतिज्ञ है, यदि सेना को आंखें दिखाने का साहस करते हैं तो फिर वो इमरान खान सरीके उनका हश्र होता है, और इमरान खान ने जो कुछ किया था सेना के खिलाफ जाकर, तो उनका वो फोनाई था। लेकिन आपका प्रश्न बड़ा दिलचस्प है कि नवाज शरीफ को भारत के लिए किस दृष्टि से देखें। देखिए, पाकिस्तान में जो भी हो, लेकिन यदि वहां पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं और लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता आती है, तो हिंदुस्तान को उसका स्वागत करना चाहिए, हिंदुस्तान के लोगों को उसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अंततः देखिए, भारत एक सॉफ्ट पावर कंट्री है। सॉफ्ट पावर मतलब आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर हमारा कितना आदान प्रदान हो सकता है, और यदि दोनों देशों के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, सरहद के इस पार उस पार जाते हैं, हमारे क्रिकेटी संबंध बनते हैं, तो भारत के लिए भी अच्छा है, पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है। अब नवाज शरीफ, आप पाकिस्तान की राजनीति का जब आप सिनेरियो देखेंगे, तो इमरान खान ज्यादा आक्रामक नजर आते थे जी। जो बिलावल भुट्टो है, उनमें राजनीतिक सूझबूझ की कमी नजर आती है। उसके बाद जो मजहबी पार्टियां हैं, वो बिना शिकवे की बातें करती है और पाकिस्तान को में शरिया लागू करने जैसी बातें करती है, जिसको संभवतः पाकिस्तान का पढ़ा लिखा समाज भी पसंद नहीं करता। लेकिन यह अच्छी बात है कि पाकिस्तान में नवाज शरीफ जो है वो अभी भी वहां पर लोकप्रिय है, और नवाज शरीफ एक ऐसे नेता है कि यदि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते हैं, तो न केवल वो सेना के साथ सामंजस्य बिठाएंगे, लेकिन सेना को यह समझाने में भी वो समर्थ हो जाएंगे कि यदि हिंदुस्तान के साथ संबंध बनते हैं तो पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान पर बेतहाशत से चीन का कर्ज बढ़ रहा है। ठीक है, पाकिस्तान के ईरान से रिश्ते खराब हो रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए भी परेशानी है। जी सर, मैं आता हूं आपके पास। काशिफ मीर, एक सवाल लेकर मैं और आना चाहूंगा आपके पास, और शायद मुझे लगता है बड़ा अहम सवाल है। बड़े बड़े विवाद जो हैं, बड़े बड़े युद्ध जो हैं, वो टेबल पर बैठकर ही खत्म हुए, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, चाहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो। क्या नवाज शरीफ के आने के बाद हम दोनों मुल्कों में को ऐसा करते हुए देख सकते हैं? कितनी गुंजाइश है कि बातचीत फिर से शुरू हो, नवाज शरीफ और यहां से प्रधानमंत्री मोदी की पहल हो? ये मेरा बड़ा अहम सवाल। और दूसरा, जो जनरल मुनीर ने कहा कि भारत की एजेंसियां पाकिस्तान में घुस गई हैं, वो लोगों को मार रही हैं जो भारत विरोधी हैं, क्या कोई तथ्य भी हैं या हवा में बातें फेंक दी गई हैं? काश्मीर, देखिए, जो आपका पहला सवाल है कि अगर नवाज शरीफ इक़्तिदार में आते हैं तो वो भारत के साथ कैसा ताल्लुक रखेंगे। देखिए, नवाज शरीफ जब भी इक़्तिदार में रहे, इससे पहले भी, तो उनका हिंदुस्तान के साथ एक अच्छा लिहाज़ान रहा, एक अच्छा राब्ता रहा। वो जब वाजपेयी साहब वहां पे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके साथ भी मिलके वो कश्मीर के मसले को हल करने के लिए भी फार्मूले बना रहे थे जी। तो दोनों का आना जाना भी था। उसके बाद भी उन्हें जब मौका मिला, तो उस वक्त भी जो भारत के साथ एक जो मुनक़ता राब्ते थे, तो उन्होंने बहाल किए। तो ये जो नवाज शरीफ साहब का ये फार्मूला है मुल्क के अंदर, उनके दो ही फार्मूले हैं कि एक जो दोस्त जो मुल्क हैं उनके साथ अच्छे राब्ते रखें,
जितने भी दोस्त मुल्क है, करीबी मुल्क है, आपका पड़ोस में पड़ोस तब्दील नहीं हो सकता। इसको हमेशा से अप्रिशिएट किया जाता है कि आप बातचीत के जरिए से मसाइल का हल निकालें, और नवाज शरीफ साहब इस पर यकीन रखते हैं। दूसरा, वो उनका इंतखाबात के अंदर भी जब वो आते हैं तो उनका मैनिफेस्टो यहाँ पे डेवलपमेंट होता है, उसको भी लोग पसंद करते हैं। वो बड़े बड़े मोटरवेज बनाते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, तो उससे जो इकोनॉमी है मुल्क की उसको भी सपोर्ट मिलती है और आम लोगों को भी फायदा मिलता है। लेकिन जहां तक हम भारत के साथ ताल्लुक की बात करें तो ये चूंकि गुज़िश्ता 75-76 साल एक ऐसा किस्सा है कि ये फौरी हल नहीं हो सकता, लेकिन ये पॉसिबल है कि जो राब्ते खत्म है उनको बहाल किया जाए, और इसकी जो बैकडोर जो डिप्लोमेसी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप राब्ते शुरू करें, कश्मीर के ऊपर आपकी जो बातचीत है उसके ऊपर आगे आए। कहीं ना कहीं पे जब आप बातचीत करते हैं तो आपके लिए रास्ते कहीं ना कहीं पे खुल भी जाते हैं। लेकिन जब एक तरफ आप ये लगा के हिंदुस्तान अगर बैठे कि हमने बात ही नहीं करनी, हम अटूट अंग समझते हैं, तो फिर चीजें उस तरह से आगे जाती ही नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि वहां पे भी भारत के लोगों को भी ये समझना चाहिए कि दोनों मुल्कों का एक दूसरे के साथ जो राब्ताकारी है ये दोनों मुल्कों के अवाम के लिए बेहतर है। तो उसके लिए जो एक तवील अरसे से जो मसाइल की जो बुनियाद रही है जम्मू कश्मीर का मसला, वो हल होना जरूरी है, और उसके ऊपर पाकिस्तान में कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज जो आपने जनरल आसिम मनीर के हवाले से उनके एलओसी के दौरे के ऊपर की, तो ये कोई इलेक्शन के हवाले से न कोई उनका बयान था ना दौरा था। 5 फरवरी को पूरे मुल्क के अंदर यकजहती कश्मीर मनाया जाता है, और पाकिस्तान भर की जो अवाम है वो रैलियां जलसे जुलूस करके एहलिया ने जो जम्मू कश्मीर है उनके साथ इज़हार यकजहती करती है। और इस दिन पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर थे अनवर उल हक काकड़, वो भी मुजफ्फराबाद गए, उन्होंने वहां पे खिताब किया असेंबली सेशन से भी। इसी तरह से जनरल आसिम मनीर थे, वो भी उनके साथ गए और उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा किया। और आजाद जम्मू कश्मीर जो है वो सिंह साहब को भी पता है और डॉक्टर साहब को भी कि ये किसी फौजी जंग के नतीजे में आजाद नहीं हुआ। ये खिता जो भी अभी आजाद कश्मीर जिसको हम कहते हैं, ये आजाद कश्मीर के लोगों ने खुद से आजाद कराया था। तो जो आर्मी है पाकिस्तान की वो जाहिर सी बात है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी है। ठीक है, मैं बस क्योंकि मेरे पास समय कम है, मुझे ब्रेक पे जाना है। टीपी त्यागी सर जवाब देना चाहेंगे इसका, जल्दी से मुस्कुरा रहे सर, जल्दी से 1 मिनट में जवाब दे दीजिए, फिर इन्हों को वापस पाकिस्तान भी भेजना है हमने। सर मैं ये बात से सहमत नहीं हूं कि कश्मीर के खिलाफ मुनीर जी ये कहें कि हिंदुस्तान शांति के लिए खतरा है, ये अदर वे राउंड है। पाकिस्तान शांति के लिए खतरा है। अगर पीओके के बारे में बात करते हैं तो फिर तकलीफ क्यों? उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, उनके पास कोई आधार नहीं, सिर्फ इसलिए कि एक समय में किसी वजह से वो हिस्सा उनके पास चला गया और वो ये कहने लगे कि ये हमारा है। तो इस बात से तो हम इनके सहमत नहीं है। बाकी बात इतनी जरूर मैं कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ, वो तो इन्होंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी वो सॉल्व करना चाहते थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर भी उनकी एक शादी में अनशेड्यूल्ड सहमत हुए थे, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। और हमने कई ऐसे काम किए, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है, पता नहीं सच है या झूठ, कि 26/11 के हमले में जो आतंकी बच गया था, जिसे पाकिस्तानी कबूल करने को तैयार नहीं थे कि वो हमारा है, वो पाकिस्तान का है, ये जानकारी भी नवाज शरीफ ने दी थी। यानी कि नवाज शरीफ जिनमें एक विजन है, जो प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश करते हैं, हिंदुस्तान से अच्छे रिलेशन रखने की बात करते हैं। अब यूं तो हर प्राइम मिनिस्टर की ये मजबूरी है कि वो हिंदुस्तान के खिलाफ बात करे, लेकिन बहुत बुरे में और कम बुरे में अगर छांटना हो तो कम बुरा। स्वागत है एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, फिर सीधा एक्सपर्ट्स के पास हम चलेंगे। लाल सागर में होने जा रहा बड़ा घमसान, रूस, ईरान और चीन करेंगे बड़ा सैन्य अभ्यास। यूएस ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन को मिलेगा जवाब। बड़े युद्ध की तैयारी में लगे ईरान, रूस और चीन। बड़ी खबर आपको बता दें, लाल सागर में होने जा रहा बड़ा घमासान, रूस, ईरान और चीन करेंगे बड़ा सैन्य अभ्यास। यूएस ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन को क्या जवाब देने की तैयारी है? बड़े युद्ध की तैयारी में अमेरिका, ईरान और चीन। कई सवाल,
जल्दी से ग्राफिक्स हम प्ले कर देंगे और उसके बाद ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे दें, फिर एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। मिडिल ईस्ट में यूएस यूके के हमलों के बीच बड़े युद्ध की तैयारी, युद्धीय अभ्यास की तैयारी। ईरान, रूस और चीन की नौसेना हमले की तैयारी का युद्धाभ्यास करेगी। अरब सागर और हिंद महासागर में होगी मेगा वॉर ड्रिल। 3 देशों के करीब 5000 सैनिक वॉर ड्रिल का हिस्सा लेंगे। अन्य देशों को भी मेगा ड्रिल में शामिल किया जा सकता है। 19 मार्च से पहले युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। ईरान, चीन, रूस के साथ होगा चौथा संयुक्त युद्धाभ्यास। पिछले 4 महीनों से इजराइल हमास के बीच जंग जारी। चलिए इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, एयरफोर्स ऑफिसर, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जय हिंद। सबसे पहले सर मैं आपके पास आता हूं, लेकिन थोड़ी सी इजाजत, डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने बहुत वक्त से इंतजार कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि लब उनके खामोश रहें। ब्रह्मदीप अलूने जी, क्या मिडिल ईस्ट फिर उबलने वाला है? जिस प्रकार से हमने देखा कि 20 देशों की नेवी वहां पर मौजूद है, भारत की नेवी वहां पर मौजूद है, पाकिस्तान की नेवी मौजूद है, अब इस बीच ईरान, रूस और चीन अपनी ताकत भी दिखाएंगे, तो क्या जंग का एक नया मैदान रेड सी या हटकर आप देख रहे हैं? देखिए, इतिहास रहा है कि जो मध्य पूर्व में महाशक्तियां कम से कम आधुनिक समय में एक दूसरे से टकराती नहीं जी। और ये जो सिनेरियो हो रहा है, इसमें ईरान अपनी ट्रेप में फंसता जा रहा है। यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि ईरान, चीन और रूस के साथ सैन्य अभ्यास करके यह नहीं समझ ले कि अमेरिका उस पर हमला नहीं करेगा, ब्रिटेन उस पर हमला नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि जो शिया सुन्नी विवाद है और जो सऊदी अरब की खामोशी है, वो इतनी कूटनीतिक और शातिराना खामोशी है कि वो ईरान जो है वो युद्ध है उसका परिणाम भोगेगा। और यदि सऊदी अरब नहीं चाहेगा तो न तो रूस ईरान के पक्ष में खड़ा होगा, न ही चीन ईरान के पक्ष में खड़ा होगा, क्योंकि सऊदी अरब की जो अहमियत है वो ईरान से कहीं ज्यादा है। दूसरी बात यह भी है कि ईरान ने जिस प्रकार से प्रॉक्सी सेना तैयार कर ली दुनिया भर में, उससे खतरा रूस को भी है, उससे खतरा चीन को भी, उससे खतरा पूरी दुनिया को है। तो ये जो लाल सागर में बेशक तनाव है, बेशक जो हुती विद्रोही है वो सबके लिए दिक्कत पैदा कर रहे हैं, लेकिन इस समय यदि चीन है वो अपने आर्थिक महाशक्ति बनना चाहता है, वो किसी भी कीमत पर किसी युद्ध का पार्ट बनना पसंद नहीं करेगा। रूस के हालात भी बहुत खराब है, रूस सैन्य अभ्यास कर सकता है लेकिन वो ईरान के पक्ष में खड़ा नहीं होगा। कुल मिलाकर आने वाले समय में जो ईरान है, ईरान जो दुस्साहस कर रहा था या जो सैन्य तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, और उसके साथ साथ आने वाले समय में उसने जो मूर्खता की है, तो उसका परिणाम यह होगा कि उसकी जो संप्रभुता है वो प्रभावित होगी और आने वाले समय में ईरान जो है वो अमेरिका, ब्रिटिश सेना का निशाना जरूर बन सकता है। ठीक है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? देवनाथ सर, चलिए मैं आपके पास आऊंगा सर। आप सुन पा रहे हैं मुझे? ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ पा रही है। अनम्यूट करिएगा, शायद आपका ऑडियो म्यूट हो। जी चलिए सर, थोड़ा सा समय दीजिएगा, मैं आवाज आपकी ठीक कराता हूं। माफी चाहूंगा आपसे सर, का थोड़ा ऑडियो ठीक करिएगा सर, जोड़िएगा मेरे साथ। टीपी त्यागी सर, क्या पोस्टरिंग ऑफ पावर इस वक्त रेड सी में चल रही है सर? और क्या छोटी सी भी गलती इस बारूद में चिंगारी लगा सकती है? क्योंकि एक तरफ 20 देश हैं, एक तरफ 3 देश अभ्यास करने जा रहे हैं। पोस्टरिंग ऑफ पावर सर? देखिए, ये रशिया, चाइना और ईरान जो जॉइंट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, कब? 19 मार्च, बहुत दिन है अभी। दूसरा, कितने ट्रुप्स हैं? 5000। और जो नेटो एक्सरसाइज की बात है उसमें कितने ट्रुप्स हैं? 40,000 से बढ़ा के 3 लाख। और कितने देश हैं? 20 देश हैं।
तो लिहाजा ये मैं समझता हूं थोड़ा नैरेटिव को उल्टा करिए। ऐसा तो नहीं कि हूती ने जो अटैक प्रारंभ किए हैं, शुरू में उसने ये कहा था कि केवल जो इजराइल से संबंधित शिप होंगे उनके ऊपर मैं हमला करूंगा। अब उसने सभी कॉमर्शियल शिप के ऊपर और तो और अमेरिका के एक डेस्ट्रॉयर के ऊपर भी हमला करने की हिमाकत की। यानी कि इससे जो व्यापार प्रभावित हुआ है वो केवल इजराइल या अमेरिका का नहीं, जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनका भी हुआ है, चीन का भी हुआ है, भारत का भी हुआ है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसलिए हो कि हूती को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए ताकि उनका व्यापार प्रभावित ना हो, क्योंकि जैसा बिल्कुल ठीक कहा विदेश मामलों के जानकार ने कि ये बढ़िया देश है, चीन एक बढ़िया देश है, वो लड़ेगा नहीं, वो युद्ध में भी नहीं आएगा। तो इनको एक्सिस पावर मान लें या ये मान लें कि ये इस युद्ध के अंदर कोई बड़ा रोल निभाएंगे, सर मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, इतना जरूर है कि इनके साथ में नॉर्थ कोरिया और प्लस कुछ और देश मिलके, और हो सकता है कि भारत भी उसमें शामिल हो, जो इस डायरेक्शन में काम कर रहे हो कि अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। हम डॉलर की दादागिरी को और ज्यादा समय तक सहना नहीं चाहते। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसीज फेल हो चुकी हैं, और जब से ये पता लगा है कि यूनाइटेड नेशन के रिलीफ वर्क एजेंसी यानी कि UNRWA के 60-70 लोग उस अटैक में शामिल थे जो हमास ने इजराइल के ऊपर किया, तो पहले ही WHO की जो क्रेडिबिलिटी थी वो सवालों के घेरे में खत्म हो गई थी। तो अब ऐसी स्थिति में मुझे ये नहीं लगता कि ये 5000 की एक्सरसाइज 5000 ठीक कोई लेकिन जी यूके देवनाथ सर, आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आप तक? चलिए सर का ऑडियो हम चेक करेंगे, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। टीपी त्यागी सर, एक और सवाल, उसका छोटा सा जवाब मुझे चाहिए होगा आपसे। डॉलर का वर्चस्व खत्म करने की बात दुनिया भर में की जा रही है, लेकिन डॉलर के खिलाफ जो करेंसी आ रही है उसका नाम युआन कहा जा रहा है, और युआन यानी कि चीन, और चीन वर्सेस भारत टकराव होना है, तो भारत क्या युआन को सपोर्ट करेगा सर? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। फिर आप बता दीजिए, तस्वीर क्लियर कर दीजिए। वैसे तो दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसको ये कहें कि ये नहीं हो सकता। जो चीजें असंभव थी वो संभव हुई, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि पिछले समय में क्या हुआ। क्या रशिया और हिंदुस्तान मिलके चाइना के ऊपर भारी नहीं पड़ेंगे? क्या ये जरूरी है कि युआन को ही बड़ी मुद्रा माना जाए? उसके अंदर रशिया का भी रूबल हो सकता है, हिंदुस्तान का भी रुपया हो सकता है। तो सर मेरा कहने का देखिए, रूस युआन के अंदर व्यापार कर रहा है, ईरान युआन में कर रहा है, भारत ने इनकार कर दिया रूस से तेल खरीदने को लेकर, और अब तेल की जो डिलीवरी है वो बंद हो रही है। मैं उस पॉइंट से समझ रहा हूं सर, युआन को वैल्यू दी जा रही है, और भारत के लिहाज से ये कतई अच्छा नहीं है। जितना युआन मजबूत होगा, डॉलर कमजोर होगा, मुझे लगता है भारत के हित प्रभावित होंगे सर। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के पार इस पे चर्चा जरूर करेंगे सर। छोटा सा ब्रेक, फिर आते हैं इसी मुद्दे पर कि युआन वर्सेस डॉलर भी, और खासकर एक पॉइंट और भी कि अमेरिका के विदेश मंत्री सऊदी अरब पहुंचे हैं, क्या करने पहुंचे हैं, यह समझने की कोशिश ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, फिर सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं मुद्दे को समझने के लिए। सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री, ईरान के साथ तनाव के बीच अहम है दौरा, हूती और ईरान को लेकर हो सकती है चर्चा, ईरान पर सीधा हमला कर सकता है क्या अमेरिका? सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री, ईरान के साथ तनाव के बीच अहम है दौरा, हूती और ईरान को लेकर हो सकती है चर्चा,
सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद सीधा एक्सपर्ट्स के पास हम चल रहे हैं। सऊदी अरब पहुंचे एंटोनी ब्लिंकन। मिडिल ईस्ट में फैल रही है जंग, सऊदी के दुश्मन ईरान और हुती, और वहीं पर एंटोनी ब्लिंकन। दोनों पर अमेरिका का प्रहार है। इजराइल हमास में जंग भी जारी है, लेकिन एंटोनी ब्लिंकन सऊदी अरब में है। 7 अक्टूबर के बाद 5वां उनका सऊदी का दौरा। सऊदी प्रिंस के साथ खास बातचीत हुई है। मिडिल ईस्ट में आमने सामने ईरान और अमेरिका। लेकिन 2 बयान मैं आपको दिखाऊंगा जो ये संकेत दे रहे हैं कि बड़ा घमासान हो सकता है। जल्दी से दोनों बयान प्ले कर दीजिएगा। अमेरिका एनएसए कहते हैं जैक सुल्लिवान, यमन में हमलों को आखिरी ना समझा जाए। मेरे हिसाब से यह शुरुआत है, अंत नहीं है। अमेरिका अपने लोगों पर कोई खतरा नहीं आने देगा। ये जैक सुल्लिवान अमेरिका के एनएसए हैं, वो कह रहे हैं। नेक्स्ट स्क्रॉल, एक और है, पूर्व डिप्लोमेट है मार्क वॉलेस और डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं। इसको फिर से प्ले कर दीजिएगा। ईरान पलक झपकते ही न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। उनके मुताबिक ईरान को रोकने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि अब बिना वक्त गवाए वेस्टर्न वर्ल्ड उसके एटमी ठिकानों को तबाह कर दे। ये पूर्व डिप्लोमेट मार्क वॉलेस का कहना है। इसी को समझने की हम कोशिश करेंगे। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपके पास मैं आ रहा हूं। समझना बहुत जरूरी है जिस प्रकार से रेड सी के अंदर हम घमासान देख रहे हैं, और एंटोनी ब्लिंकन का सऊदी अरब पहुंचना बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि यमन से हुती के हमले अक्सर सऊदी अरब पे होते रहे हैं। ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी को कोई भुला नहीं सकता है, ना भूल सकता है। बेशक चीन ने आकर बातचीत शुरू करवा दी हो, तो क्या अमेरिका कुछ बड़ा गेम खेलने की तैयारी कर रहा है और एंटोनी ब्लिंकन को भेजा है मनाने के लिए कि आप सहमति दीजिए तो फिर हम तेहरान की तरफ बढ़े? इस एंगल से चीजों को देखा जा सकता है क्या? अब मुझे लगता है कि आज सर का शायद व्यू हमें नहीं मिल पाएगा। ये माफी चाहूंगा सर, आपसे माफी चाहूंगा जी। चलिए, मैं आपके पास आ रहा हूं डॉक्टर ब्रह्मदीप अलू ने। इसी सवाल का जवाब मुझे चाहिए होगा। आपने सुना सर सवाल, या रिपीट करूं मैं? चलिए, आखिर मैदान में मुझे लगता है 2 ही फौजी बचेंगे, एक टीपी त्यागी साहब और एक मैं। टीपी त्यागी साहब, चलिए मुझे आपसे ही समझना होगा सर। जी 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 जी, आप एक दफा रिपीट कीजिए। हाँ जी, मेरा सवाल था कि जिस प्रकार से एंटोनी ब्लिंकन जो सऊदी अरब पहुंचे हैं, सऊदी अरब ईरान की दुश्मनी, हुती लगातार यमन के जरिए सऊदी अरब पे अटैक करता रहा है, और जिस प्रकार से अमेरिका और वर्सेस ईरान हो रहा है, क्या सऊदी को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश या ये समझाने की कोशिश कि हम ईरान की तरफ बढ़ सकते हैं अगर आप साथ दें? तो इस लिहाज से भी चीजों को देखें, या हम यही मान के चलें कि इजराइल हमास के बीच जो जंग चल रही है उसको लेकर बात हो रही है? देखिए, अब उसको लेके तो 5 दफा जा चुके हैं, पहले भी बात हो चुकी है। और सऊदी अरेबिया को मिलाने की कोशिश, ये स्टेटमेंट तो ठीक नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब तो अमेरिका के साथ है ही। ये भी सब जानते हैं कि हुती ने सऊदी अरब में और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, दोनों में पिछले काफी समय में एक नहीं कई बार अटैक किए, और एक बार तो ऐसा हुआ कि उनके ऑयल जो डंप थे वो कई दिनों तक जलते रहे, और सऊदी अरब अपने कमिटमेंट भी पूरे नहीं कर पाया। ईरान और सऊदी अरब की दुश्मनी भी सब जानते हैं। अब बेशक आप ये कहते रहे कि चाइना ने उनके हाथ मिलवा दिए, लेकिन वो टेम्परेरी या फेस वैल्यू होती है। बेसिकली शिया और सुन्नी, वो शिया है और सऊदी अरेबिया सुन्नी है। तो सऊदी अरेबिया के साथ मैं समझता हूं कि अमेरिका के विदेश मंत्री का जाना इस बात के लिए ही, जो आशंका आप जता रहे हैं, हो सकता है कि अगर आवश्यकता हुई तो क्या ईरान के ऊपर अमेरिका कोई डायरेक्ट एक्शन ले, उस समय में सऊदी अरब का क्या रुख होगा, कितनी सपोर्ट मिलेगी, इस बात को जानने के लिए। अब देखिए, जब ये शुरू हुआ युद्ध तो ये कयास लगा रहे जा रहे थे कि अगर
अमेरिका बीच में आया तो ईरान बीच में आ जाएगा, लेकिन अमेरिका बीच में आ गया, ईरान तो नहीं आया अभी तक बीच में। ईरान तो सिर्फ प्रॉक्सी के द्वारा इस काम को कर रहा है। इसका मतलब मैं ये समझता हूं कि ईरान विल कंटिन्यू टू वर्क थ्रू द प्रॉक्सीज ओनली एंड अमेरिका विल आल्सो हैव सम रेस्ट्रेंट। इसको मिडिल ईस्ट में इस युद्ध को फैलने से रोकने के लिए ब्लिंकन ने सऊदी अरब का दौरा किया है कि वो रास्ता निकाला जाए कि किस तरह से इस युद्ध का और फैलाव ना हो, क्योंकि और फैलाव होने का मतलब है वो वाली चीजें सामने आ जाएंगी जो उन्होंने कहा कि ईरान पलक झपकते ही एटम बम बना सकता है, और इधर फिर अमेरिका का ये आ जाएगा कि हमारे हूती के ऊपर जो यमन में हमने अटैक किए हैं इनको आखिरी ना समझा जाए, ये तो शुरुआत है। तो दोनों तरफ से एक हॉस्टाइल एटीट्यूड बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन रेस्पॉन्सिबल नेशन ऐसे समय में डिप्लोमेसी से ही काम करते हैं, और इसीलिए कई बार ब्लिंकन इजराइल भी गए हैं, कई बार वो सऊदी अरब आए हैं। जी चलिए, मैं डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने के पास चलता हूं सर, थोड़ा सा सर से समझ लेता हूं क्योंकि चंद मिनट मेरे पास और बचे हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, यही समय है, सही समय है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, और ये लाइन अक्सर मेरी जुबान पे आ जाती है, लेकिन जब मैं पूर्व डिप्लोमेट मार्क वॉलेस को देखता हूं या जैक सुल्विन को सुनता हूं, तो ये वाकई क्या ईरान के ऊपर अमेरिका दोहराना चाहता है? अलूने जी चलिए, टीपी त्यागी सर, इसका जवाब भी आप ही दे दीजिएगा। आज मैदान में हम दो ही फौजी हैं। तो आप दे ही रहे हैं जवाब, तो आप दे ही रहे हैं सर, कैसे देखें इसको? जी यही समय है, सही समय है, अमेरिका मान के चल रहा है, क्योंकि अमेरिका को पता है कि रूस को किसी हद तक कमजोर कर दिया है और चीन के बाद दो ही टारगेट हैं, या नॉर्थ कोरिया या ईरान जो उसको आंखें दिखा रहा है, तो क्यों ना हुती, हमास, हिजबुल्लाह के बहाने ईरान को निपटाया जाए? क्या यह विचार इस वक्त पेंटागन कर रहा है सर? पेंटागन अगर ये विचार ना कर रहा होता तो वो डिफेंसिव से ऑफेंसिव ना होता। अभी तक क्या हो रहा था कि लाल सागर में जो वहां से मिसाइलें आती थी या ड्रोन आते थे, उनको अपने शिप्स को बचाने के लिए डिफेंसिव में रहता था अमेरिका। हालांकि उसने नेवल टास्क फोर्स बनाया और इसीलिए नेवल टास्क फोर्स फेल होने लगा, लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं, नाउ देयर इज ए टाइम टू टर्न फ्रॉम डिफेंसिव टू ऑफेंसिव, और तब उन्होंने अटैक करने शुरू किए। उसके बाद में बहुत सारे देश उनके साथ आ गए जिन्होंने हुतियों के ऊपर अटैक किया। अमेरिका ये करना चाहता है कि हुती को खत्म किया जाए, हमास को खत्म किया जाए, हिजबुल्लाह को खत्म किया जाए। खत्म करने का मेरा मतलब ये है कि इनको वीक किया जाए। रूस को पहले ही वीक कर चुके हैं, और इजराइल के ऊपर कोई आंच ज्यादा ना आए, क्योंकि अगर इजराइल मिडिल ईस्ट में खत्म हो गया तो अमेरिका भी मिडिल ईस्ट में खत्म हो जाएगा। इजराइल को अमेरिका ने 1948 में इसीलिए स्थापित किया था ताकि मिडिल ईस्ट की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के ऊपर अमेरिका का प्रभाव या प्रभुत्व बना रहे। लिहाजा वो चाहे जितना कहे कि मैं ह्यूमन राइट्स की परवाह करता हूं, लेकिन इजराइल के लिए अमेरिका कुछ भी करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल टीपी त्यागी सर, आखिरी तक मेरे साथ डटे रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, और बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर आपका भी कि आपने समय हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों खास मेहमानों का। इसी बीच आखिर में अपना जो खास प्रोग्राम है हमारा, उसमें हम एक और बड़े अहम हथियार की बात आज करने वाले हैं। भारत को एक नया लेजर वेपन मिला है जिसका परीक्षण हुआ है, हीट नाम उसको दिया गया है। ये एक ऐसा हथियार जो आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन वो पलक झपकते ही दुश्मन की मिसाइल, एयरक्राफ्ट, ड्रोन को तहस नहस कर सकता है। इसके बारे में मैं जल्दी से आपको मोटी मोटी जानकारी दे दूं, क्योंकि जब सेना में पूरी तरह से शामिल हो जाएगा फिर इसकी गहनता से हम कभी चर्चा भी करेंगे। जल्दी से ग्राफिक्स एक बार प्ले कर दीजिएगा। हीट की जो खासियत है, डीआरडीओ ने टारगेट विमान हीट का 4 सफल परीक्षण किए हैं। मिसाइलों को स्टिक निशाना लगाने में एक्सपर्ट बनाएगा हीट। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु ने इसे तैयार किया है। एयर व्हीकल को दिन
अंडर सिंगल बूस्टर से ये लॉन्च होता है, ट्विन अंडर सिंगल बूस्टर से लॉन्च होता है, माफ करिएगा। हीट की सभी उड़ानें पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती हैं। हीट 180 मीटर प्रति सेकंड की गति से उड़ान भरता है। यह अधिकतम 5 किलोमीटर की ऊंचाई हासिल कर लेता है। यह लैपटॉप से कंट्रोल हो जाता है। यह फोर्स मल्टीप्लायर है। हीट विमान लेकर लेजर तकनीक पर भी काम करता है। चलिए, जल्दी भारतीय सेना को हीट नाम का यह हथियार भी मिलने वाला है और माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जिस प्रकार से सेना अपने आधुनिकीकरण पर ध्यान दे रही है, यह मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो डिफेंस स्पेशल में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।